कहाँ तक पढ़ लिए थे पिछली बार हम लोग? सिलेंट्रेटा तक पढ़े थे। तो एक तो कुछ होमवर्क आपको करंट अफेयर्स में देना है और फिर हम सिलेंट्रेटा से आगे वाला जनरल साइंस शुरू करेंगे। तो होमवर्क ये लिखिए कि फाइनेंशियल सैंक्शंस ऑन रशिया, वित्तीय प्रतिबंध, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शंस ऑन रशिया, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। रूस पर वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभाव। एक तो ये आपको बनाना है नोट्स कि रूस पर जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हैं खास करके उसके क्या प्रभाव हैं। दूसरा, दुनिया भर में रक्षा बजट में बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ ट्रेंड इन डिफेंस बजट, ग्रोथ ट्रेंड इन डिफेंस बजट इन्वॉल्व। दुनिया में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेंस में भी काम के हैं और प्रीलिम्स में भी कहीं न कहीं आएंगे। दूसरा, मिसाइल और हथियारों के रखरखाव की रणनीति, स्ट्रेटजी ऑफ आर्म्स एंड मिसाइल्स, इसको आप कह सकते हो कैरीज, या यू कह सकते हो कि स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हो, है ना, रख रखाव प्रबंधन, स्टॉक मैनेजमेंट। क्योंकि जो मिसाइल जिस तरह से चली थी ना हमारे यहाँ से और वो पाकिस्तान में पहुंच गई थी, तो वो कुछ भी हो सकता था। अगर गलतफहमी हो जाती और तो वॉर भी शुरू हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो फिर 10 मिसाइल मारेगा फिर हम 50 मारेंगे, तो वॉर तो शुरू हो ही जाएगा कुल मिला के। और अगर ये जानबूझ करके नहीं चलाई तो और बेकार बात है, क्योंकि अचानक से चल गई तो अचानक से तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के ठीक बात नहीं है, क्योंकि लोडेड होती तो और कुछ होता तो, और अगर जानबूझ करके चलाई है तो आप क्या सोच के चला रहे थे, क्या टेस्ट कर रहे थे कि सामने वाला पकड़ पाता है या नहीं, या उनका डिफेंस, उनका जो एयरफोर्स वगैरह है वो कितनी अलर्ट है, यही देखना चाह रहे थे। तो क्या चेक करना चाह रहे थे आप, जो भी है। तो उसमें इमरान निपट गए वो जो भी हुआ पता नहीं क्या है, ठीक है ना। पर ये कोई रणनीति जो है वो समझदारी भरी रणनीति नहीं मानी जाती, खास करके जो एनालिस्ट बात करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। हम और आप लोग तो हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन जो विश्लेषक होते हैं वो बहुत, क्योंकि अननेसेसरी आपको वॉर में झोंका जा सकता है। और हमारे परमाणु बमों में और पाकिस्तान के परमाणु बमों में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ जो परमाणु बम की व्यवस्था है उसमें
चलाने वाला अलग जगह पर है, रखे हुए अलग जगह पर हैं, और उसको असेंबल करने की जो व्यवस्था है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। जिस तरह से ब्रह्मोस चल गई वैसे वो नहीं चल सकते, जबकि पाकिस्तान में बहुत लोअर लेवल पे दिया हुआ है, और लोअर लेवल पे दिया हुआ है, और उसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है सीधा परमाणु हमला कर सकता है। तो जैसे ही पाकिस्तान को पता चलेगा कि उसके ऊपर फुल स्केल पे कन्वेंशनल अटैक हो रहा है, ये वाला, वो अपना परमाणु बम चलाने की उसको इजाजत है, एक तरह से उसके अधिकारियों को उनको दे रखा है, और वो एक बटन पर ही टिका हुआ है। हमारा एक बटन से नहीं है, हमारे यहाँ एक बटन दबाने से परमाणु बम नहीं चलने वाले, उसकी असेंबलिंग होगी और उसमें टाइम लगेगा, और डिसीजन मेकिंग में 2 या 3 लोग शामिल होंगे, मतलब बड़ी चेन है उसमें डिसीजन की, और उसमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, तो अचानक से नहीं हो सकता। और वहां पर जो है, वहां पर इतना सोचने समझने का वक्त नहीं है, ना ही इतना सोचने समझने के लिए उन लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। उनको मालूम है कि जो फुल स्केल वॉर यदि होता है और सेना यदि बड़ी मात्रा में अटैक करने के लिए पाकिस्तान पे आती है, तो सीधा परमाणु बम चलाना है, और परमाणु बम मतलब 15 से 20 करोड़ लोगों की मौत सीधी। उसके बाद आप भी बदला लोगे, आप भी 15 से 20 करोड़ लोग मार दोगे, बट एक ही बार में 15 से 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए अगर अचानक से आपने ऐसे मिसाइल चला दी और कहीं वहां लोकल उसके व्यक्ति के दिमाग में यह आया कि ये तो वाकई में अटैक था, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, एयर स्ट्राइक करते हो, कहीं कहीं एक जगह पर करते हो, तो उनको भी पता है कि बहुत बड़ा डैमेज नहीं होने वाला है, पाकिस्तान को समाप्त करने के लिए ये लोग नहीं आने वाले, ये तो केवल आतंकवादियों के ऊपर कर रहे हैं, किसी एक अड्डे पे कर रहे हैं, किसी एक जगह पर, तो उससे उतना ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन एक साथ यदि उनको लगा कि सारी सेना आ रही है और पूरे को घेर लिया है और अब हम सब गिर गए हैं और खतरे में पड़ गए हैं, तो फिर आज जेलेंस्की के पास होता तो वो भी चलाता रशिया पे, लेकिन उसके पास है नहीं, उससे खत्म करवा लिए सब पहले, और अब उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो चारों तरफ से अटैक कर रहे। तो ऐसा अटैक आप नहीं कर सकते। कई बार हमको लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए आपको ये आंसर लिखना चाहिए, इसका आंसर, ताकि आप हम लोगों को समझ में आए। आम जनता में और हमारे में यही अंतर होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले को पूरा एंटायर सब कुछ पता होता है कि कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, और दूसरी तरफ वो हवा में कूदता रहता है। व्हाट्सएप वाला जो है उसको पता नहीं रहता है कुछ, है ना वो नियम का कुछ जानता है, वो ऐसे ही कूदता रहता है, और अननेसेसरी उसमें कॉन्फिडेंस भी भरा रहता है। और नेता यही चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस में भरा रहे और घर बार छोड़ करके बाहर कूदता रहे, तो वोट इकट्ठा करके लाता है। तो नेताओं के लिए वो वोट इकट्ठा करने आप में से कोई जो है उनके चक्कर में आएगा नहीं, तो आपके जैसा व्यक्ति उनके काम का नहीं है, उनके काम का वही व्यक्ति है, ठीक है ना। कम पढ़ा लिखा और कम समझदार आदमी, वो उनके बड़ा काम का है, क्योंकि वो उसी तरह से मिसगाइड हो सकता है जैसे मिसाइल हो गई थी, ठीक है। तो एक ये चीज। फिर भारत में ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, भारत में एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में कई लोग जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास एडिक्वेट क्वांटिटी हो एनर्जी की, यानी कि एनर्जी आपकी जनरेट होती हो, पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी हो, एक चीज। और दूसरी चीज है कि प्राइसेस भी कम हो, कंट्रोल्ड प्राइसेस, नियंत्रित मूल्य हो। उपलब्धता के बाद मूल्य के नियंत्रण भी बहुत मायने रखता है, तब एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं। अनियंत्रित मूल्यों को एनर्जी सिक्योरिटी नहीं कहा जाता, ध्यान रखिए। और तीसरी, उसमें ट्रांजिशन पावर हो, ट्रांजिशनल पावर हो। अगर आप कन्वेंशनल एनर्जी को या ट्रेडिशनल एनर्जी को ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ट्रांजिशन जो होगा उसकी पूरी कैपेसिटी उसमें हो, पूरी क्षमता हो।
पर्याप्त क्षमता हो। 3 चीजें, पहला अवेलेबिलिटी, सेकंड कंट्रोल प्राइसेस एंड थर्ड ट्रांजिशन पावर। ये 3 चीजें जब आपके अंदर होती है, यानी कि आप यदि कोयले की एनर्जी से या जो जल विद्युत है उससे आप न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, विंड एनर्जी में जाना चाहते हैं, तो आपके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी हो, पर्याप्त ट्रेंड लोग हों, उसके काम करने वाले लोग हों, उसके लिए पर्याप्त पैसा हो, इक्विपमेंट्स हो, यानी पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि कई वाली जो एनर्जी, जैसे एक जमाने में भाप का इंजन से ट्रेन चला करती थी, ठीक है, तो आपके पास बहुत कोयला और भाप के इंजन में कोयला डालने वाले लोग भी बहुत है और ऐसे ट्रेन के इंजन भी बहुत है। इससे आपको एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद डीजल इंजन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन आपके पास है कि नहीं, उसको चलाने वाला ड्राइवर है कि नहीं, डीजल इंजन चलाने वाले ड्राइवर आपके पास है कि नहीं। तो जो ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, तब एनर्जी सिक्योरिटी मानी जाती है। तो ऊर्जा सुरक्षा का मायना समझ में आया आपको? 3 चीजें, बड़ी चीजें, 3 बड़ी चीजें। तो उसके ऊपर लिखिए कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति क्या है, तब जाकर के हम 2030-40 के हिसाब से बात कर पाएंगे। और चौथा एक और चीज है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमारे आईपीसीसी के साथ, और जैसे हम पेरिस एग्रीमेंट में बोल कर के आए, वो कमिटमेंट पूरे करने की क्षमता भी देश में होनी चाहिए, है ना। तो जैसे एफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हो, हम जंगल बढ़ाएंगे, जंगल लगाएंगे, लेकिन हम तो डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है। तो वो क्षमताएं भी उसमें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें एनर्जी सिक्योरिटी का पार्ट है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साथ में ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो सिक्योरिटी शब्द बेकार हो जाएगा। यानी कि आप ग्रोथ दिखाएंगे तो आप कहोगे नहीं हम बाइक को 140 किलोमीटर की स्पीड पे चलाएंगे, लेकिन जिंदा बचोगे कि नहीं, ये भी तो जरूरी है ना, कि नहीं 90 थी, 90 से 100 किया, 100 से 10, 110, 10 के बाद में 120, फिर 140, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बच जाओगे ऐसा तो नहीं कि मर जाओगे फिर 140 होके, मरना भी नहीं है, बचे भी रहना है, तब एनर्जी सिक्योरिटी कहलाएगी। यानी पर्यावरण भी खराब नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग में भी हिस्सेदार नहीं होना है, कीमतें भी नहीं बढ़नी चाहिए, सब लोगों को समान रूप से ऑयल मिले, पेट्रोल डीजल हर कोई खरीद सके, इतना सरल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त होनी चाहिए, और ट्रांजिशन हो सके। जब इलेक्ट्रिक कारें आ जाएं या इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएं तो आपके पास पावर स्टेशन हो, ताकि रिचार्ज वहां हो सके, चार्जिंग स्टेशन हो, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, और ऑयल रिफाइनरी और ये हैं, तो ऑयल रिफाइनरी वगैरह तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए हमारे पास काफी है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। और अगर ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेंगी तो प्राइसेस कंट्रोल अपने आप रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो फिर वो पूरी तरह से कंपनियां जो है अपने हिसाब से भाव बढ़ा देंगी, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी हो, ठीक है। और जो ऑयल पॉलिसी है वो ऑयल पॉलिसी इगेलिटेरियन सोसाइटी के हिसाब से, समता मूलक समाज के हिसाब से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, तो इतना ज्यादा मिलकर के बात बनती है ऊर्जा सुरक्षा। तो ये पॉइंट्स आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट, एशिया की राजनीति में, एशिया के राजनय में, डिप्लोमेसी में
भारत की बदलती हुई स्थिति। न्यू स्टेटस एंड रोल ऑफ इंडिया इन चेंजिंग एशिया। बदलते हुए एशिया में भारत की परिस्थिति और भूमिका। तो ये आपका एक और होमवर्क हो गया। इसमें चीन के साथ तो आपको एक एक देश के साथ तुलना करनी पड़ेगी, टर्की तक जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान की स्थिति में, रशिया की स्थिति में, चीन में, जापान में। तो एशिया पूरा जो है आपको कवर करना पड़ेगा। और यूएई और ये जो सऊदी अरेबिया और ये जो है इनसे, तो इन सब से हमारी डिप्लोमेसी में हमारी स्थिति जो बदल रही है वो, और इस बदलती हुई स्थिति में हम कितने फायदे में कितने नुकसान में, इन सब का आकलन करना। ठीक है, ये एक प्रश्न जो है बिल्कुल आपको तैयार करना चाहिए। और प्रीलिम्स के प्रश्न इसमें इस तरह से होंगे, ये जितना भी बात हमने आपको बताई, अभी क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, प्रीलिम्स के प्रश्न होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। एक पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से प्रश्न बन सकते हैं, यानी पुराना कुछ भी पूछा जा सकता है। सार्क के ऊपर प्रश्न बन सकता है, पहले यूएसएसआर के साथ जो हमारे संबंध थे उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न बन सकता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तीसरा टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिज्म की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो सकता है। तीसरा ट्रेड, हम सबका ट्रेड कैसे है, तो खास करके सऊदी अरब और रशिया और ईरान और इन सब से तो हम तेल और गैस के माध्यम से जुड़ते हैं। ठीक है, रशिया के साथ तो आर्म्स के मामले में भी जुड़ते हैं, और हम जो जुड़ते हैं चाइना से वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और सॉफ्ट हार्डवेयर उनके माध्यम से जुड़ते हैं। ताइवान के साथ हम लोग सेमीकंडक्टर चिप के मामले में जुड़ते हैं। तो इस तरह से किस देश के साथ हमारा संबंध किस, तो प्रश्नों की समझ जो है यहाँ से बनानी पड़ेगी आपको। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, एक ये, और एक फिर बायलैटरल रिलेशंस, पॉलिटिकल, सब तरह के, कल्चरल, एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस। ठीक है, तो बायलैटरल रिलेशंस और डिफेंस डील्स, रक्षा समझौते हमारे किस किस देश के साथ कैसे हैं, डिफेंस डील्स, पाइपलाइन डील्स, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स, एंड रोल ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी। रोल ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी में सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे आ जाएंगे, इनका क्या रोल होगा। 370, सीए, एनआरसी एंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन या रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थियों की समस्या। तो मैंने जो ऊपर होमवर्क लिखा है, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि प्रीलिम्स के प्रश्न कहाँ फोकस करेंगे, इनमें से जुड़े हुए प्रश्न जो है प्रीलिम्स के रहेंगे। तो ये आपको निकालना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दिमाग को घुमाना पड़ता है, तब जाकर के प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, तो आ रहा समझ में कि कहाँ एक्सरसाइज होगी। थोड़ा सा डिटेल नोट्स बनेगा, कुछ विकिपीडिया होगा, कुछ करंट मैगजीन को यूज कर सकते हैं आप लोग, क्रॉनिकल जैसी कोई मैगजीन है तो उसको यूज कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स जो एनालिसिस कोई आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो उससे भी आप इसमें हेल्प ले सकते हो।
ठीक है ना। तो ये अभी जो रशिया यूक्रेन और पिछले अफगानिस्तान वाला मुद्दा, तो ये साल भर के लिए इंपॉर्टेंट चीजों में से ये है। ये अगर आपने कर लिया तो 4 या 5 प्रश्न यहां से आ जाएंगे। 2 या 3 प्रश्न ज्योग्राफी में से आ सकते हैं। इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, एटलस वाले क्वेश्चंस, लोकेशन वाले क्वेश्चंस, तो वो ज्योग्राफी में जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी में भी आपको फायदा हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चंस का। तो आप यदि इसका मैप देख लेते हैं और इन सब प्लेसेस को उसमें फाइंड आउट करेंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी, परीक्षा में ताकत बनेगी, है ना। जैसे डोनेस्क वाला रीजन है, तो वो रीजन कहाँ पर है। अबखाजिया पे पहले आक्रमण किया था, उससे पहले रशिया ने, तो अबखाजिया कहाँ पर है। पिछले यूपीएससी पूछ चुका है अबखाजिया ऑलरेडी, उसने पूछ लिया। तो वो पूछ लेता है जब भी कभी ऐसा कोई अटैक होता। अब ये तो बहुत बड़ा अटैक है तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। बाल्कन कंट्रीज क्या है, ये हैं छोटे मोटे प्रश्न जो भी रशिया से जुड़े हुए हैं। तो ये सब आपको ज्योग्राफी में जाकर एटलस में देखना है। तो एटलस के साथ समय बिताओ थोड़ा, ये सब। तो यूनाइटेड अरब अमीराट्स है, तो कितने एमिरेट्स मिलकर के यूनाइट हुए थे। तो वो जो 9 एमिरेट्स हैं वो सब, उनका लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सा पहले कितने एमिरेट जुड़े, लास्ट कब में कौन सा एमिरेट था, और फिर उसकी राजधानी अबू धाबी, तो उसको क्यों चुना गया। तो अबू धाबी अपने आप में एक एमिरेट था। तो ये इस तरह से उसको जोड़ो तो वो ज्योग्राफी हो जाएगी। यानी जितनी मैंने बातें बताई इन सबकी ज्योग्राफी, एक एक में जाओ, एक एक में जाओ और एटलस में उसको देखो, एक एक जगह को देखो। ये सब पढ़ाया नहीं जा सकता, ये सब आपको रमना पड़ता है, इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो जब इजराइल हमला करता है तो जैसे बोलते हैं रामल्ला शहर पे हमला किया, तो रामल्ला क्या है ना, हम रामलला बोलते हैं, वो रामल्ला बोलते हैं तो काफी कुछ मिलता हुआ है। तो ये कहीं वो रामलला ही तो नहीं है। अभी हमारे यहाँ होता तो हम उसका नाम ही रामलला कर देते, रामल्ला नहीं है। टाइम नहीं लगता हमको नाम बदलने में और मिलता जुलता नाम हो तो हम छोड़ते नहीं जहाँ नहीं मिलता उसमें छोड़ते नहीं हम लोग को। यहाँ तो मिलता जुलता है, तो बहुत सारा है। तो ये सब करिए, क्लू मिल रहा है आपको। तो इसी में से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री निकल गया। इकोनॉमी वाले मैंने शुरू में ही बता दिए, क्योंकि इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, ट्रेड और कॉमर्स और वो सब इकोनॉमी, पाइपलाइन वगैरह सब इकोनॉमी में जाएगा। और ये हो गया कल्चर। हाँ, कल्चर वाला एक और क्वेश्चन इसमें मुझे लगता है कि यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड होगा, कल्चर में। अब होना चाहिए, बहुत समय हो गया बीजेपी को, तब तो होना ही चाहिए कल्चर में। तो हमारी कल्चर कहाँ तक फैली हुई है इन सब एशिया में। तो डेफिनेटली कल्चरली हमसे बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। इंडोनेशिया भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे देशों में हिंदू बसे हुए हैं, हिंदू मंदिर हैं। तो कल्चर वाला भी एक एस्पेक्ट देखिए कि एशिया में संस्कृति के हिसाब से भारत के नजदीक कौन है। तो ये शॉर्टकट है, ये जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट है परीक्षा की तैयारी का, कि बहुत कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आपको प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा, इस तरह से करोगे तो मिल जाएंगे। और ये लिमिटेड तैयारी, कल्चर वाला 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में ज्योग्राफी वाला हो जाएगा, 1 दिन में इकोनॉमी हो जाएगी, तो 7 दिन में पूरा आपका होमवर्क हो जाएगा। 3-3 घंटे भी रोज बैठोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न भी आ जाएंगे, और क्या चाहिए। करंट अफेयर्स में आई हुई घटनाएं, व्यक्ति है ना, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। अफगानिस्तान का आखिरी राष्ट्रपति जो छोड़ के भाग गया था, नाम बताओ। ऐसे नाम, खास करके एमपीपीएससी ऐसे नाम पूछ लेता है, एमपीपीएससी पूछ लेता है। तालिबान में रक्षा मंत्री किसको बनाया तो वो हो गया, ठीक है। ऐसे जगहों के नाम, व्यक्ति के नाम, घटनाओं के नाम। तो 3 बड़ी चीजें, जगह, व्यक्ति और घटना।
स्थान का नाम भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में 3 चीजें पूछी जाती है। एमपीपीएससी वाला कभी कभी डेट पूछता है, पर मुझे नहीं लगता वो इस मामले में डेट पूछेगा, वो एमपी के मामले में डेट पूछेगा, लेकिन इसमें नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ 3 चीजें जरूर पूछ सकता है वो। ये परंपरागत रूप से पेपर बनाने वाले जो लोग हैं ना, अभी भी उनके दिमाग से ये नहीं जाता, यही वाली चीज रहती है। वो 4 स्थान के नाम रख लेते हैं और एक सही होता है, उसमें वही ऑप्शन आपको करने की कोशिश करना है। तो वही स्थान, घटना और व्यक्ति, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। तो ये फोकस करो करंट अफेयर्स में, जितने भी पॉइंट्स बताए इनमें पूरे साल भर का। तो स्थान, घटना और व्यक्ति, इसकी एक लिस्ट बना लो, मिल जाएंगे आपको, और उनके बारे में एक एक पैराग्राफ लिखो। एक एक पैराग्राफ लिखो तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी अलग से जो आप करना चाहते हो वो हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज तो आप मेंस का करो। मेंस में इन सबको मिलाना पड़ता है। जैसे ऊपर प्रश्न बताया हमने कि भारत की स्थिति, एशिया में भारत की स्थिति, तो ये प्रश्न तैयार करने के लिए आप सब चीजों को मिला दो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मिला दो, ज्योग्राफी मिला दो, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, घटनाओं के नाम, इन सबको मिला करके प्रश्न के उत्तर को ऐसा बनाओ कि 10 नंबर का प्रश्न आएगा तो 9 नंबर आपको मिल जाए। तो 10 में से 9 नंबर कब मिलेंगे? 10 में से 9 नंबर तब मिलेंगे जब आप इस प्रश्न के उत्तर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करोगे, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करोगे, फिर लोकेशन बताओगे, लोगों के नाम डालोगे, घटनाओं के नाम डालोगे, स्थानों के नाम डालोगे, डेट का उल्लेख भी करोगे, उसमें कौन कौन से समय में कब कब क्या क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, भारत की स्थिति कैसे चेंज हुई एशिया में, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। दूसरे नंबर पे सेकंड जो पार्ट है उसका, उसमें आप प्रेजेंट स्टेटस देखोगे एक एक कंट्री के साथ, खास करके ऐसे ऐसे। और जब आप ये सारी चीजें कवर कर जाओगे तो 9 नंबर मिल पाएंगे। तो फिर प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी हो गई। अगर आपने 6 नंबर के हिसाब से अगर इस प्रश्न का उत्तर तैयार किया तो फिर प्रीलिम्स निकलेगा नहीं। ठीक है, और निकल गया तो फिर मेंस में केवल 6 मिलेंगे या 5 मिलेंगे 10 में से, तो बहुत मुश्किल है। तो ये दिक्कत है। तो ये हम जो कह रहे हैं ना कि केवल मेंस की तैयारी होती है, तो मेंस की तैयारी यही होती है कि आप इसी को 8 या 9 नंबर के लेवल पे तैयार कर लो, प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। और इंटरव्यू में यही बात आपसे पूछी जाएगी, तो आप अच्छे से जवाब दे देना। तो अलग तैयारी नहीं होती। जब आप कंप्लीट तैयारी कर लेते हो तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों निकल जाते। और प्रीलिम्स में, और अगर आप मेंस का आंसर 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर के हिसाब से तैयार करते हो तो प्रीलिम्स के चांस बहुत कम रहते हैं होने के, क्योंकि आपने बहुत सारा हिस्सा छोड़ दिया। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन अब मेंस में, प्री में बनेंगे नहीं आपसे। आ गया समझ? तो ये इसी में से निकलता है। क्लियर हो गया कि नहीं? यही है। अधूरा छोड़ोगे तो प्रीलिम्स में गलतियां होंगी। ठीक है, मैच जीतना हो तो पूरा फील्डिंग भी अच्छी रखनी पड़ती है और बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ती है, सब अच्छा करना पड़ता है ना सभी फील्ड में, तभी तो मैच जीत पाते हैं। अब आप खुद शतक लगा के बैठ जाओ और पीठ थपथपाते रहो, उससे कुछ नहीं होना ना। टीम जीती कि नहीं आपने? शतक का आनंद भी कब आता है आदमी को? जब उसकी वाली टीम जीत जाए और उसको मैन ऑफ द मैच मिले, तब तो अच्छा लगे ना। नहीं तो उसकी शतक भी हो गई, 112 रन बनाया और टीम हार भी गई, तो अच्छा लगता है क्या? तो ऐसे ही केवल प्री पास होने से कुछ नहीं होता ना। मेंस भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी होना चाहिए। तो मेंस के आंसर को इतना स्ट्रांग बना लो कि प्री अपने आप हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न का उत्तर है उसको आप डेकोरेट करना शुरू करो, तो उसका ओवर डेकोरेशन करने की जरूरत, लेकिन इतना डेकोरेट करो कि 10 में से 9 नंबर आ जाए।
और 10 में से 9 नंबर आने लायक अगर आप, तो फिर आपका प्रीलिम्स रुकना नहीं है, क्योंकि आपने सारे एस्पेक्ट देख लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि केवल मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स की तैयारी अलग से आप नहीं कर सकते। प्रीलिम्स की तैयारी अलग से करने जाओगे, इसका मतलब आपको कमजोरी छोड़ना है। ये हमने बताया, पूरा घेर लिया उस प्रश्न को, पूरा घेर लिया ना उस प्रश्न को, कंप्लीट आंसर आपने बना लिया। अधूरा आंसर बनाओगे प्रीलिम्स लटक जाएगा, क्योंकि कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ भी, तो कुछ भी का उत्तर भी तो आना चाहिए। वो तभी आ सकता है जब आप कंप्लीट कर लो। ठीक है कि नहीं? यहां से भोपाल से जा रहे हो आप इंदौर तक, तो कितने टोल नाके पड़े, कितने स्टेशन, बस कितनी जगहों पर रुकी, अगर आपने सब जगह को कवर कर लिया, सारे टोल नाके समझ में आ गए आपको, तो अब कुछ भी पूछा जाए उसमें से, मतलब 16 जगह बस रुकी और 16 ही नाम आपको याद है, तो किसी भी जगह का नाम यदि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आप उत्तर दे पाओगे ना। तो प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए उत्तर देने की, उत्तर देने की क्षमता कब बढ़ जाए। हो सकता है कि 5 ही नाम आपने याद किया और उसी में से प्रीलिम्स में आ जाए, तो ये तो लक है, ये तुक्का है, ये लक है। तो इससे कुछ लोग जो है प्रीलिम्स क्रॉस कर जाते हैं, पर वो मेंस में बाहर हो जाते हैं। मेंस में, क्योंकि मेंस में वो पूछेगा कि उत्तर दीजिए, और उत्तर जब आप देने जाएंगे तो एक व्यक्ति ने 16 में से 15 नाम लिखे, आप केवल 5 नाम लिख के आ रहे हैं, तो मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? जब तक 15 वाली कॉपी नहीं आई और उससे पहले यदि आपकी कॉपी आ गई, तो हो सकता है आपको 10 में से 8 दे दो या 7 देते, लेकिन 15 वाली कॉपी हाथ लग, जैसे ही 15 वाली कॉपी हाथ लगेगी उसकी अपेक्षा बढ़ जाएगी। उसको लगेगा मतलब यहाँ इन बच्चों में एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 15 याद है 16 में से, बस वो उसको 9 नंबर पकड़ाएगा, और 9 पकड़ाया उसने 15, तो अब उसका हो जाएगा 15 = 9, यानी कि 15 का मतलब 9 होता है। अब अगर किसी ने 7 भी लिखे, पहले उसने उसको 8 दे दिए गलती से, कितने में दे दिए? केवल 5 नाम लिखने पे ही 8 पकड़ा गया हो। लेकिन अब किसी ने 7 लिखे तो सीधा 4 देगा। अब 7 लिखने पे कितना देगा? 4। अब आगे समझ में आप, तो ये लग भी होता है कि आपकी कॉपी किसके बाद आती है, क्योंकि इसलिए मेंस में आपको हाईएस्ट पहुंचने की कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश करना, तो उससे आपका प्रीलिम्स भी सिक्योर हो जाएगा और इंटरव्यू भी। मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बताया, जानबूझ के मैं किसी क्वेश्चन से नहीं बताना चाह रहा था। ठीक है? और इंटरव्यू में आप जवाब भी दे पाओगे, आप बोलना शुरू करोगे, 15 नाम आपको याद है, आप शुरू हो जाओगे, 8वें 10वें पे पहुंचोगे, वो इंटरव्यू वाला रोक देगा, उसको मालूम है, पूरा ही बता देगा। वो आपका एक छूट रहा है, 16 आपको याद नहीं है, आपको 15 ही याद है, लेकिन आपको वो पहले ही रोक देता है। नहीं नहीं ठीक है, ओके, आपको सब याद है, आपको बहुत अच्छे से याद है। और फिर इसमें डिफरेंट एंगल बताया हमने अभी आपको, तो सारे एंगल आप बता दोगे। तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? प्रीलिम्स की करनी चाहिए। प्रीलिम्स की पढ़ाई करने से नहीं होगा, प्रीलिम्स की पढ़ाई होती नहीं, अलग से प्रीलिम्स की पढ़ाई कुछ नहीं होती, उन सारी मसाले को समेट लो, वो मेंस हो जाता। तो फिर डिजाइन ही मेंस के हिसाब से करो ना, प्रीलिम्स तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर तो उसी से बनेगा, पिक्चर उसी से बनेगा। मकान बनाने के लिए आप सबसे पहले एक नक्शा बनाते हो ना, एक नक्शा बनाते हो, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, बाहर जगह कितनी छूटेगी, पार्किंग कितनी होगी, ये सब आप एक नक्शा बनाते। साइज रहती है, किचन इतने बाय इतने का होगा, हॉल इतने बाय इतने का होगा, होता है ना, नक्शा होता है। और टोटल जमीन अवेलेबल कितनी है, उसके आधार पर फिर उन सब कमरों की साइज और वो सब डिसाइड होती है, उसी से तो होती है। और आप बोल रहे हो कि प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, नहीं, हम अभी किचन बना रहे हैं किचन का ही नक्शा है, किचन ही बना रहे हैं, और बाकी और कुछ पता नहीं अभी। तो ये नहीं होता, प्रीलिम्स के अलग से तैयार नहीं होते, एक नक्शा होता है, एक आउटलाइन होती है, पूरा लेआउट होता है पहले, उसके बाद एक एक सेगमेंट तैयार किया जाता है। और जब पूरा कर लेते हो
तो उन्हीं में से वो पूछेगा किचन कितने बाय कितने का है। ये प्रीलिम्स का प्रश्न होगा तो आप बता दोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेन साहब का तैयार है, उसमें बोलेगा कि भवन का नक्शा बना करके बताइए या एक एक की लंबाई चौड़ाई बताइए, तो आप बता ही दोगे। यहाँ आप लोग किसी एक का पूछ रहा है, तो दिमाग में नक्शा पूरा होना चाहिए कि अधूरा होने से बात बन जाएगी? अधूरे से नहीं होगी, पूरा होना चाहिए। और उसका लॉजिक भी आपके सामने होना चाहिए कि ये 10 बाय 10 का है तो 10 बाय 10 का क्यों है, क्योंकि जगह इतनी है और बाकी इतने के हैं इसलिए ये इतने का है। अगर कोई कमरा अगर 30 बाय 30 का 40 बाय 40 का है तो किचन 15 बाय 15 का भी हो सकता है, आया समझ, क्योंकि आपके पास जगह बहुत है। नहीं तो 8 बाय 8 का ही किचन होगा, क्योंकि अगर बहुत ही छोटा है तो, क्योंकि कमरे ही 12 बाय 12 से ज्यादा नहीं जा रहे हैं, तो फिर किचन छोटा भी हो सकता है। तो उसके लॉजिक भी होते हैं उसके साथ। इसलिए वही व्यक्ति सक्सेस होता है जो पूरा लेआउट बनाता है। ये इससे बनेंगे, इस प्रकार से आंसर, ठीक है। मुझे नहीं लगता है इसके बारे में ज्यादा कुछ और समझाने की जरूरत है। तो ये होमवर्क रहा, कैसे उसको करेंगे, क्यों करेंगे, कारण मैंने बता दिया। आइए सिलेंग टेटा के बाद चलते हैं। उस दिन हमने सिलेंग टेटा की बात की थी, आज हेलमिन्स की बात करेंगे। सामान्य भाषा में जो हम लोग आम लोग जो कीड़ा बोलते हैं, पानी में जैसे लाल काले कीड़े दिखते हैं हमको, तो हम उनको कीड़ा बोल देते हैं। या सब्जियों में जो निकलते हैं उसको हम कीड़ा बोल देते हैं, फलों में जो निकलता है उसको हम कीड़ा बोल देते हैं, वर्म। जैसे कीड़ा नहीं है, वो सब लार्वा है। वो सब क्या है, बायोलॉजी की भाषा में उनको लार्वा कहा जाता है, बायो में उनको लार्वा कहते हैं। मेडिसिन, मेडिकल साइंस उन्हें कीड़ा नहीं कहती, उन्हें लार्वा कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा। अनाज में जो मिलते हैं वो भी कैटरपिलर होते हैं, वो चाहे आगे जाके बीटल्स बनते हों, मोथ बनते हों। फलों में मक्खियां जो बनती हैं, फ्लाई बने, मोथ बने, तितली, चाहे मक्खी बने, तितली बने, चाहे बीटल, बीटल जो उड़ नहीं पाता। अनाज में मिलता है काले रंग का जानवर जो चलता हुआ दिखता है आपको, वो सब उसके जो सफेद कीड़े, पीले कीड़े जो होते हैं वो छोटे कीड़े होते हैं, चावल में मिलते हैं। वो कीड़े नहीं है, हम आम लोग तो उसको कीड़ा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, लार्वा। वो लार्वा अवस्था है ऑर्थोपोड की, इंसेक्ट्स की। कीड़े इनको कहते हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं, कीड़े इन्हें कहा जाता है। मेडिकल साइंस में और बायोलॉजी में कीड़े इनको कहते हैं, हेलमिन्स। धागे नुमा कीड़े जो होते हैं, थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, धागे नुमा कीड़े, उनको राउंड वर्म कहते हैं। एंड फ्लैट वर्म्स, फीताक्रमी, टेप वर्म, वो फ्लैट वर्म्स हैं, चपटे क्रमी, फ्लैट वाले कीड़े, चपटे वाले। तो क्रमी समझ में आए, वर्म्स। ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्रमी, और हमारी बोलचाल की भाषा में कीड़े। तो क्रमी, कीड़े और वर्म, फ्लैट वर्म, और जूलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में वर्म एंड जूलॉजी में हेलमिन्स। हेलमिन्स। तो मैंने आपको सिलोम बताया था, मेटामेरी ये बताए थे ना, सिलोम का नहीं बताया? हाँ, तो सिलोम जब मैं बता रहा था उसी समय में मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 जर्मिनल लेयर होती है। हमारे अंदर भी 3 जर्मिनल लेयर है, गैस्ट्रुलेशन के समय में तैयार होती है। ये 3 जर्मिनल लेयर पहली बार पूरी तरह से हमको प्लेटी हेलमिन्थेस में दिखाई देती हैं। जो अगला ग्रुप है प्लेटी हेलमिन्थेस, फ्लैट वर्म्स, इसमें आपको पूरी ट्रिप्लोब्लास्ट, इसलिए इन एनिमल्स को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म भी होता है, मेसोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है। ये तीनों जो जर्मिनल लेयर है, इनको जर्मिनल लेयर इसलिए कहा है, जर्म लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से जर्मिनेशन होता है तमाम ऑर्गन्स का, पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में स्किन एक्टोडर्म से बनती है, मसल्स मेसोडर्म से बनता है, स्केलेटन एंडोडर्म से बनता है। तो अलग अलग लेयर्स से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस उसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनोजेनेसिस फ्रॉम डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स, जर्म लेयर्स।
फ्रॉम एक्रो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन ये सब तैयार हो जाता है, ठीक है। बहुत बारीक लेवल पे होता है। अगर इसका मॉलिक्यूलर लेवल जाएंगे हम लोग तो वो डीएनए और जीन में जाना पड़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑर्गन्स मीन्स प्रोटीन, तो प्रोटीन का ही तो बना होता है ऑर्गन। हेयर्स भी प्रोटीन है, स्किन भी प्रोटीन है, बोन्स भी प्रोटीन है, सब प्रोटीन है। तो सब प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस कौन डिसाइड करता है? डीएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल वहां जाएगा ऑर्गेनोजेनेसिस का। कि इसका मतलब है कि उसकी सेल के डीएनए ने डिसाइड किया है कि इस सेल को मसल बनना है, इस सेल को ब्लड बनना है, इस सेल को हेयर बनना है। तो इसका मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये जो तीनों लेयर्स हैं, इन लेयर में डिसाइड हो चुका है कि किससे क्या बनना है। जबकि जाइगोट तो यूनिसेल्युलर था, स्पर्म और ओवम से जो जाइगोट बना वो तो यूनिसेल्युलर था, वो तो अनडिसाइडेड था, उसमें तो डिटर्मिनेशन नहीं हुआ अभी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, ये जो हो जाता है डिटर्मिनेशन, ये हो जाता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में गैस्ट्रुलेशन के समय। इसीलिए इन 3 जर्मिनल लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तीनों जर्मिनल लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं थोड़ा सा पहले ये इतना डीप में नहीं पता था, लेकिन पिछली बार जो प्रश्न पूछा था क्रेनियल नर्व्स का एमपीपीएससी वाले ने, कि 12 क्रेनियल नर्व्स होती है मैमल्स में, तो और उधर 10 होती हैं फिशेस तक, एमनियोट्स और एनेमनियोट्स वाला जो क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा वहां जाकर के मेरे को फिर लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि मैं वो वाला क्वेश्चन कई बार बताना चाहता था, पर मुझे संकोच होता था कि बच्चे जो है बायो में इतना डीप में पढ़ेंगे तो पता नहीं। लेकिन वो तो एमपीपीएससी वाला भी पूछने लगा, अब यूपीएससी वाला तो और डेंजर पूछता है, वो तो और डीप में जाता है। तो मतलब आप पे दया करने की कोई जरूरत नहीं है आपको बताया जा सकता है, आपको समझ में आए चाहे ना आए, मेरा तो अकाउंट हो ही जाएगा कि इन्होंने बता दिया था ठीक है, तो कम से कम मेरा तो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा कि इनके बताए हुए में से ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं तो बता रहा हूँ। अब आप कितना पकड़ पाते हैं, कितना मेरे साथ साथ भाग पाते हैं, कितना होमवर्क करते हैं, तो जाकर के डाउनलोड करो ई ज्ञान कोश में से LSC 01, 09, 10 और ये सब आप पढ़ना शुरू करो तो मुझे पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मीडियम में मटेरियल अवेलेबल है, एकदम वर्ल्ड क्लास मटेरियल है, बढ़िया मटेरियल है, तो उसको पढ़ो आप, देखो। अपने आप पे मत करो कि हम बड़े सीधे बोले वाले, या इस मीडियम के, उस मीडियम के, या इस सब्जेक्ट से BA किए हुए, या उससे फलाना, हम कैसे इतना कठिन पढ़ें, या ये तो बहुत ही ऊंचा हो जाएगा। ऐसा कोई ऊंचा नीच की भावना सब हटाओ मन में से, सब बराबर है आप तो आ जाओ सब साथ में। न तो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय घबराओ, न ज्योग्राफी में, न हिस्ट्री में, न बायो में, इन्वायरमेंट में भी नहीं, कहीं नहीं। सबको अच्छे से हाई लेवल पे जाके पढ़ो, सब आपका है, ठीक है। अपने आप को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम आपकी स्कूलिंग की है, आपने स्कूल थोड़ा सा घटिया ज्वाइन किया होगा, इसलिए आपका स्तर गिरा के रखा हुआ है। लेकिन मैं अभी के कई सारे स्कूलों को देखता हूँ, वहाँ के बच्चों को देखता हूँ तो बहुत तेज है। उनको छोटी क्लास में ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है, 6th में, 7th में, 8th में, तो आप लोअर लेवल पे जाते जाइए ना। आप अभी यहाँ से बढ़िया स्कूल में चले जाइए, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, तो और अच्छे स्कूल हैं। तो वो जो चीज आपको यहाँ भोपाल में 12वीं क्लास में, 11वीं में या 10वीं में बताई जा रही है, वहाँ 6th 7th में बताते हैं। अमेरिका चले जाइए, कई बार वो 4th में बताने लग जाते हैं, 5th में बताने लग जाते हैं उस चीज को। वो दया नहीं करते, वो सोचते नहीं कि इसको समझ में आएगा नहीं, वो पूरी तरह से बताते हैं। और वो बच्चा जैसे ही उसको बताते हैं, बच्चा अपना सिलेबस मानने लगता है उसको, और उसको पढ़ने भी लगता है। तो यहाँ कंपटीशन, भोपाल में भी कम से कम 10 तरह के अलग अलग ग्रेड के स्कूल हैं, लगभग 10 ग्रेड तो होगी। तो यहाँ के कुछ स्कूल, 5 स्कूल ऐसे होंगे भोपाल के, जो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें, वो जो 5 स्कूल ऐसे भी होंगे जो 6th क्लास में बताते हैं। 6th क्लास में वो
ये सब बातें बता देंगे। और दूसरे स्कूल 11th और 12th में भी नहीं बता रहे। आप सीहोर में चले जाइए थोड़ा सा, वो 10th में जो बात यहाँ 6th में बता रहे हो 5, दूसरे स्कूल 10th में बता रहे, सीहोर वाला फिर 11th में बताएगा या हिचकिचाएगा वहां पे भी। और थोड़ा सा गांव में चले जाइए, सीहोर से भी आगे आष्टा में चले जाइए, हो सकता है वो 12th में भी ना बताए। तो जितना रूरल एरिया में जाएंगे, छोटी जगहों पे जाएंगे, उसका कारण एक मैं बताता हूं आपको। आदमी अपने हिसाब से दया करता है। अगर गांव में पढ़ा हुआ आदमी है और बिल्कुल ही रूरल एरिया में पढ़ा हुआ है, तो उसने अगर कोई चीज 12वीं क्लास में सुनी थी तो 6th क्लास वाले को कभी वो वाली बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसको मालूम है मैंने 12वीं में सुनी, मतलब ये बहुत छोटा है, इसको नहीं बताई जा सकती। और उसने अगर किसी 6th क्लास वाले स्कूल में, 6th क्लास में अगर किसी स्कूल में वो बात सुन ले खुद के स्कूलिंग के टाइम पे, तो वो 7वीं 8वीं वाले पे कतई दया नहीं करने वाला। उसको मालूम साला मैंने 6ठी क्लास में सुना, तुम 7वीं 8वीं का आदमी 7th में मैं तुझे न सुनाऊं, ये वो पूरा बदला लेता है। और वो उसको तो डिपेंड करता है कि आपके टीचर की क्वालिफिकेशन कैसी है, वो कैसे पढ़ा है, उसने बाद में कितनी पढ़ाई की है, उसने कितना नॉलेज हासिल किया, उस आधार पे वो दया करता है आपके ऊपर, आपको बताता नहीं है चीजें। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन एक नॉलेज पूल का टेस्ट करता है। उस नॉलेज पूल में डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। और वो जो 5 बड़े स्कूल हैं जिनको 6th 7th में ये सारी बातें बताई गई, वो भी आपके साथ कंपटीशन में है, तो उनको तो बहुत इजी महसूस होता है। आप तो बाहर हो जाएंगे यदि आपके ऊपर दया की गई तो हम वो, ये जो क्लास है हमारी यहाँ की, एक ये वो काम भी करती है। कौन सा काम करती है? उस गैप को खत्म करने का काम भी करती है। जो गैप आपके स्कूल ने डाल दिया, आपके पेरेंट्स ने डाल दिया, जो चीजें आपके पेरेंट्स को बतानी थी, जो आपके टीचर्स को बतानी थी, समय समय पे आपके जो मेंटर थे उन लोगों को ये सब चीजें आपको बतानी थी, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। हम उस गैप को भी खत्म करते हैं और आपको उस लेवल पे ले जाते हैं। इसलिए भी हम आपसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। गैप हो गई है, मैं जानता हूं कि कुछ गैप हो गई, इसलिए ऐसा अटपटा लग सकता है आपको कि ये इतना डीप में करना चाहिए, लेकिन इसको डीप, ये डीप नहीं है, ये बेसिक चीज है, ये बिल्कुल बेसिक चीज। जैसे मान लिया जाए एलन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है प्रोफेसर, इंडियन प्रोफेसर है, और न्यूरालिंक प्रोजेक्ट में ही काम कर रहा है, और उसकी बच्ची 6ठी क्लास में पढ़ती है, तो क्या वो उसको न्यूरालिंक के बारे में नहीं बताता होगा, न्यूरॉन्स के बारे में नहीं बताता होगा? वो तो बताता है, उसके बेटे को बताता है। उसके बेटे के और बेटी के कोई फ्रेंड्स अगर घर पे बैठे होंगे तो उनसे चर्चा करेगा कल हमने क्या एलन मस्क की लैब में क्या एक्सपेरिमेंट किया, बताता होगा ना, शेयर करता होगा। कई लोग अपने पीएचडी प्रोजेक्ट को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि मैं इन दिनों में उस पर पीएचडी कर रहा हूं, तो तुम सुनो कि मैं किस बात पे पीएचडी कर रहा हूं और उसका डीप में क्या है। तो दरअसल कई बार अच्छे स्कूल में, अच्छे टीचर्स के बीच, अच्छे पेरेंट्स के बीच में ज्ञान एकदम बढ़ता है, क्योंकि वहां पर लेवल बहुत अलग होता है। वो दया नहीं करता है, और उसको लगता है कि ये मेरे साथ रहते हैं 24 घंटा, या मैं इनको पढ़ाता हूं, ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो इनको वो सब चीजें पता होना चाहिए। तो मैं आपसे कई बार न्यूयॉर्क के बारे में, यूएस के बारे में कई चीजें शेयर करता हूं। तो क्यों करता हूं? क्योंकि मैं वहां गया था, मैंने देखा, तो मैं आपसे शेयर करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है। मुझे अगर ये नहीं लगेगा कि ये जरूरी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जो जो किताबें पढ़ी और जो जो चीजें मैंने अनुभव की, कि मैं जब एग्जाम देने गया तो मुझे बहुत सारी लेबोरेटरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं पता थे कि इसकी रिसर्च इस शहर में होती है, उसकी रिसर्च इस शहर में होती है, उसके। जब मैंने वो लिस्ट रटना शुरू की तो मुझे ढेरों 25-30 नई लेबोरेटरी और नई रिसर्च सेंटर के बारे में पता चला। तब से मैं पढ़ाने लगा अपने स्टूडेंट को कि देखो इसकी रिसर्च यहाँ होती है। कि प्रश्न तो एक आया था, लेकिन उसने पूरी लिस्ट तैयार करवा दी। तो ऐसे अनुभव तैयार होता है, टीचर का भी अनुभव तैयार होता है।
और जिसने कभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम नहीं दी या फाइट ही नहीं किया अच्छे से, अब हम तो मैं बहुत ज्यादा साल हो गए हैं, यानी कि मुझे 29 साल हो गए हैं सिविल सर्विसेज के पेपर सॉल्व करते करते। 26 साल तो मेरे टीचिंग के हो गए और 3 साल मेरे पहले के बिफोर। सिविल सर्विसेज के पेपर जो है मैं 1-1 साल तक सॉल्व करता हूं। मैं अभी तो थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे बेड पे पड़ा रहता था पेपर और मैं रोज 2 या 3 प्रश्नों को डीप में ले जा करके उनकी स्टडी करता था। 150 क्वेश्चंस हमारे समय में आते थे, तो 3 या 4 प्रश्नों को बहुत डीप में स्टडी करते थे, 3-4 क्वेश्चन पर डे, और फिर वापस से रिवाइज करते थे उसको। हम लोगों का थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे ग्रुप में जो लोग थे वो उतने इंटरेस्टेड नहीं थे और मैं ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाया, नहीं तो उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है। आप भी 3-4 क्वेश्चन को 8-10 किताबों से देखें और मैं भी देखूं और फिर हम दूसरे दिन मिलें और डिस्कस करें, तो उससे और लाभ हो सकता है। लेकिन हमारे साथ एक ये दुर्भाग्य था कि हमारे साथ में कोई ऐसा था नहीं जो हमको इस तरह से मदद करता। उससे बहुत नॉलेज बढ़ता है। आपसे कोई एक सहायक नदी पूछे, गोदावरी की सहायक नदी पूछे, और आप पूरे देश की सभी नदियों की सहायक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो तैयार कर लेंगे, एकदम से तैयार हो जाएगा। तो अगले साल ट्रिब्यूटरी से जो 2 प्रश्न होंगे या 1 प्रश्न होगा वो गलत होगा ही नहीं आपका। तो ऐसे प्रश्नों पे विजय पाना सीखता है आदमी। आप एक प्रश्न के पीछे 25 प्रश्न तैयार करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर कितने लगे हुए हैं और कितनी मेगावाट के हैं, तो एक जगह का पूछा है, आप 25 जगह का तैयार कर लोगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। 25 तो जगह ही नहीं है भारत में, लेकिन एक बता रहा हूं, पूरा तैयार हो जाएगा, पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ऐसे आसानी से तैयारी करने का एक तरीका होता है कि आप एक प्रश्न के पीछे पढ़ो और हम उसको 4-5 तरह के कलर पेन से उस पेपर को, हमारे पास अभी भी संग्रह, बाद में मैंने बाइंडिंग करवाया। 10 साल के पेपर जब हो गए थे तब वो बाइंडिंग करवाया फिर हम 94 से लेकर के 93 से लेकर के 94 से लेकर के बाकी 2003 तक के जब पेपर हो गए तो हमने 10 साल का बाइंडिंग करवाया। एक साथ सारा पेपर तो एक मेरे पास रखा हुआ है, याददाश्त। उनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करते थे, लाइब्रेरी से बुक्स निकलवाते थे उससे जुड़ी हुई। द हिंदू पेपर लेके आते थे उस जमाने में, और द हिंदू पेपर हमारे सारा एक ही पेपर आता था कॉलेज की लाइब्रेरी में, द हिंदू, और वो हमारा प्रोफेसर लेके जाता था एक, फिर दूसरे दिन पढ़ के लाके फिर देता था, तीसरे दिन मिलता था हमको। एक तो आता ही वो दूसरे दिन था, सेकंड डे तो आता था, और 16 तारीख वाला 17 को तो कॉलेज में आता था, और 17 को शाम को कॉलेज से जाते वक्त वो ले जाता था साथ में, और 18 को फिर वो लेके आता था, फिर हमको देता था, फिर हम ले जाते थे उसको, उसमें से निकालने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से चीजें जो है वो जुड़ती जाती थी। तो बहुत मुश्किल काम था वो जमाना, जब ये सब गूगल और ये सब नहीं थे, और जब आपका प्रतियोगिता दर्पण भी जो है 15-15 दिन बाद आता था। यूपीएससी का रिजल्ट दिल्ली में जिस दिन आता था उसके 7-8 दिन 10 दिन बाद आपको रोजगार समाचार में आपके शहर में आता था, तब आपको 8 दिन बाद पता चलता था कि आप पास हो गए ऊपरी। अभी तो रियल टाइम पता चलता है ना, दिल्ली वाले को भी तभी पता चला, आपको भी अभी पता चलता है। तो तब हम उस जमाने की बात कर रहे थे, तब भी हम इतने अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करते थे, पर वो तैयारी अब काम आती है क्योंकि बहुत हार्ड वर्क था। अब आपको YouTube पे बहुत सारा तैयार मैटर मिल जाता है, लेकिन अब वही है कि तैयार करने वाले की योग्यता कितनी है, उसने कितनी माथापच्ची की है। कई लोग ट्रायल एंड एरर में ही वीडियो बना देते हैं और वो आपको लगता है फाइनल है और आप देख लेते हो, जबकि उसकी बहुत सारी गलतियां हो सकती है। तो सावधान रहिए उसमें। रिसोर्स आपका जो बड़ा प्रामाणिक होना चाहिए। तो मेहनती लोगों के वीडियो देखिए, ठीक है, नहीं तो गलत हाथों में भी पड़ सकते हो, गलत जानकारी भी हो सकती है। उसने मेहनत कितनी की है।
ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, ये जरूरी चीज है, आपको सबको समझ में आना चाहिए। तो आप उसी में जाएंगे जब LSC 09 में, तो उसी में 1 या 2 जो उसकी यूनिट है, उस यूनिट में, दूसरी यूनिट में आपको एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म की एक लिस्ट मिलेगी कि किससे क्या क्या बनता है, किस जर्मिनल लेयर से किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो उसकी लिस्ट तैयार कीजिए, वो परीक्षा में आ सकती है, किसका निर्माण किससे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी कभी आप पूछोगे ना, कभी आपने देखा होगा कि स्टेम सेल थेरेपी पूछते हैं परीक्षा में। स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल टेक्निक या स्टेम सेल थेरेपी, तो वो उसी से निकलेगी, स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल टेक्निक। किसमें? क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल होती है। स्टेम सेल्स क्या है? टोटीपोटेंट सेल, टोटल पोटेंसी होती है उसके अंदर। और जैसे जैसे स्टेम सेल में डिसाइड होने लग जाएगा, निर्धारण होने लग जाएगा कि इस हिस्से से ये बनने वाला है, उस हिस्से से ये बनने वाला है, इसका मतलब है कि DNA ने mRNA बना दिया, DNA ने mRNA बना दिया, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है तो फिर वो कहलाएगा ओलिगोपोटेंट। टोटीपोटेंट नहीं रहेगा, टोटीपोटेंसी नहीं रहेगी, ओलिगोपोटेंसी हो जाएगी। ठीक है, ओलिगोपोटेंट हो जाएगा वो। प्लूरोपोटेंट भी बोलते, प्लूरोपोटेंसी, तीनों तरह की पोटेंसी लिख लीजिए, टोटीपोटेंसी, ओलिगोपोटेंसी और प्लूरोपोटेंसी। ये जो चीजें होती है, ये फिर आपको जर्मिनल लेयर यहीं पे समझ में आएगी, तीनों जर्मिनल लेयर यहीं से समझ में आएगी। ठीक है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो सिलोम जो होती है वो जब मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है तो इसको बोलते हैं शाइजोसिलिक सिलोम, शाइजोसिलिक सिलोम बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इस टाइप की सिलोम मिलती है एनेलिडा और मोलस्का में। शाइजोसिलिक सिलोम किस में मिलती है? एनेलिडा और मोलस्का में। तो जो हम पढ़ रहे हैं अभी प्लेटीहेल्मिन्थेस, वो ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट, सिलोम एब्सेंट है, इसमें कोई सिलोम नहीं है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद आते हैं निमेटोहेल्मिन्थ्स, जिसमें स्यूडोसिलोम होती है, वास्तविक सिलोम नहीं होते। ये तो एसिलोमेट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है? एसिलोमेट। और निमेटोहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आएगा एनेलिडा, जहां से ट्रू सिलोम शुरू होती है, वास्तविक सिलोम। और एनेलिडा और मोलस्का में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो सिलोम होती है उसका नाम होता है शाइजोसिलिक सिलोम। थोड़ी सी लोअर लेवल की है, सिलोम का लेवल थोड़ा सा लोअर है। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। हमारी शरीर में जो ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, हार्ट है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये सारे सिलोम में ही लटके हुए हैं। बॉडी कैविटी, गुहा, शारीरिक गुहा। ठीक है, सिलोम का मतलब समझ में आ गया। तो वो जो ट्रू सिलोम है वो एनेलिडा से शुरू होता है, और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो सिलोम है वो सिलोम कहलाता है शाइजोसिलिक सिलोम। और इकाइनोडर्मेटा के बाद सारे कॉर्डेट हमारे तक, हम सब में जो सिलोम है वो कहलाती है एंटेरोसिलिक सिलोम, एंटेरोसिलिक सिलोम। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटेरोसिलिक एंड शाइजोसिलिक? शाइजोसिलिक सिलोम ये पार्टीशन है बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये दोनों के बीच में होता है, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में। जबकि एंटेरोसिलिक सिलोम एंडोडर्म के दो भाग हो जाते हैं, एंडोडर्म के दो हिस्से हो जाते हैं, उनके बीच में सिलोम तैयार होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में नहीं होती, बल्कि एंडोडर्म के दो हिस्से हो जाते हैं, उसके बीच में होती है, उसके बीच में कैविटी बनती है। तो एंडोडर्म के दो हिस्से होकर के
उसके बीच में जो कैविटी तैयार होती है उसे कहा जाता है एंटेरोसिलिक सिलोम। तो ये इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन में, विकास में। इसीलिए तो जितने भी धार्मिक प्रकार के पंथ हैं उनमें जो ब्रह्म जीव की उत्पत्ति है, जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा जी से मानी जाती है, मुसलमानों में मानी जाती है, ईसाइयों ने बाइबल में 6 दिन में लिख दिया है कि दुनिया बन गई। ये कोई भी सिद्धांत इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सामने टिकता नहीं, क्योंकि इसमें 1000 एविडेंस है प्रूव करने के लिए कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है और म्यूटेशन से हुई है, आइसोलेशन से हुई है, वेरिएशन से हुई है और एडाप्टेशन से हुई है, और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ये जैविक विकास है और करोड़ों सालों में हुआ है। ठीक है, और वो सिद्धांत उसके सामने टिकते नहीं है। तो उसको समझने के लिए आपको, यानी कि इस धरती पर एसिलोमेट जो है वो कम से कम 5 लाख साल तक एसिलोमेट रहे होंगे, 2 या 3 साल तक स्यूडोसिलोमेट रहे होंगे। इस धरती पर 1 से 2 करोड़ साल तक केवल शाइजोसिलिक सिलोम रही होगी, और पिछले 5 करोड़ सालों में एंटेरोसिलिक सिलोम का डेवलपमेंट हुआ मान लीजिए। तो ये चीज तो केवल सिलोम नहीं, मेटामेरिज्म भी, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर होना, फिर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आना, फिर ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइज। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस पहला वो ग्रुप है जहां पर पहली बार ऑर्गन्स बनना शुरू हुआ। इससे पहले सिलेंट्रेटा में ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं हुए। तो टिश्यू ग्रेड से ऊपर हो गया। आपने पोरीफेरा देखा था, पोरीफेरा में तो सेल्यूलर ग्रेड था, सेल ही था। सिलेंट्रेटा में आकर के टिश्यूज बनना शुरू हुए थे। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन बनना शुरू हो गए, ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन्स का बनना। ठीक है, और सिलोम अभी बनी नहीं है, लेकिन 3 जर्मिनल लेयर आ गई हैं, एक्टोडर्म भी आ गई है, मीजोडर्म भी आ गई और एंडोडर्म भी आई। जबकि सिलेंट्रेटा तो डिप्लोब्लास्टिक था, उसमें तो केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म था, मीजोडर्म उपस्थित ही नहीं था। सिलेंट्रेटा में मीजोडर्म नहीं था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो विकास समझ में आ रहा है। और 1000 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, 1000 एविडेंस मिल जाएंगे आपको जो इसको प्रूव करेंगे। जीवाश्म मिल जाएंगे करोड़ों साल पुराने जो इसको प्रूव करेंगे। बाकी बातें तो हवाई बातें, मिथ है, इसलिए तो हम मिथ बोलते हैं उसको। ठीक है, इससे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदलता है ना, वो भी बदलता है। ये इस पे नहीं होता कि बहुत ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं या किसको फॉलो कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत ज्यादा तो कई बार गलत काम कर रहे हैं ना, उससे कोई लेना देना नहीं। अभी युवाओं की बात करो, आप तो आईएएस की तैयारी करो, बाकी लोग आप शराब की दुकान पे देखो कितने भीड़ है। अभी किसी भी आप मार्केट में निकल जाओ जहां पर बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है या बाइक बहुत ज्यादा खड़ी है या कारें बहुत ज्यादा खड़ी हैं, तो आप देखो डेफिनेटली वो शराब की दुकान होती, उसी के सामने तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको नजर आएगी। तो भीड़ जो कर रही है वो अच्छा काम है क्या? भीड़ करती है उससे कोई लेना देना नहीं। रैशनल कितना है, नॉलेज कितना है, एक्चुअल कितना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना, तो इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट आता है क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है, एविडेंस मिलता है। आप भटकते, आपको कोई समझा नहीं सकता, आपका ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। आपका ब्रेन वॉश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है, कोई अचानक से कह दे कि ऐसे कि एकदम से ऐसा हो गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। इसको करने में, एडाप्टेशन आने में करोड़ों साल लग गए भैया, तुम क्या बात कर रहे हो? तो उसके बीच में समझिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हिस्सा हम पढ़ा रहे हैं इसको आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मत पढ़िए, अपनी पर्सनालिटी मैंने उसको बनाने के हिसाब से पढ़िए। ये व्यक्तित्व निर्माण का हिस्सा है, इससे व्यक्तित्व बनेगा। ठीक है ना? नहीं तो एक बाबा ही समझा देता है कुछ भी। आपने देखे ना कैसे कैसे कथावाचक बाबा है और वो क्या है और क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं।
वो जो है बड़ी भीड़ को लेके बैठे रहते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है उनके सामने। आप हमारे सामने कितने कम हो और कथावाचक के सामने कितने होती है भीड़। लेकिन वो रैशनल है क्या? उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या? उसमें कोई अकल है क्या? वो नाटकबाजी कर रहा है, वो नहीं। तो बहुत डिफरेंट। तो ये आपको उसमें ले जाएगा। तो सिलो में एक और आता है मेटामेरिज्म। विखंडन कहां से शुरू हुआ, खंड बनना कहां से शुरू हुआ? बॉडी सेगमेंट्स, सेगमेंटेशन। तो एनिलिडा पहला फाइलम है ऐसा। तो आप लोग सबको सीक्वेंस तो पता है ना सबको? प्रोटोजोआ से लेके हेमिकॉर्डेटा तक नहीं पता है? फिर से एक बार लिख लो, नहीं पता है तो लिखो जल्दी से। प्रोटोजोआ लिखवाया था पहले, फिर भी लिखो। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ECHINO DERMATA है, इकाइनोडर्मेटा, एंड हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, HEMECHORDATA है, हेमिकॉर्डेटा। देखिए ये दुनिया चाहे जितनी रूढ़िवादी हो जाए, धार्मिक रूप से कट्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जो हम पढ़ा रहे हैं। इन चीजों में कोई हस्तक्षेप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये साइंस है, हार्डकोर साइंस। और इतना हार्डकोर साइंस है कि यहीं से मेडिकल साइंस भी डिराइव होता है। और अभी कोरोना में आपने देखा कि किसी ने भी अपना जो है कोई नुस्खा नहीं दिया था बीच में, क्योंकि सब लोगों को डर था, जीवन और मौत का सवाल था, इसलिए सब लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे, वैक्सीन भी लगवा रहे थे। अच्छे संत महात्मा खुद भी लगवा रहे थे और बोल रहे थे कि सब लगाओ, वही वैक्सीन जरूरी है। मतलब बड़ा साइंटिफिक मामला चल रहा था, सब कुछ साइंटिफिक था। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कोरोना में सबने देख लिया ना। तो इसलिए कोई भी देश कितना भी कट्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हार्डकोर साइंस के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेगा, नहीं तो फिर उसके डॉक्टर ही पैदल तैयार होने लग जाएंगे। हाँ, तो फिर वो नीम हकीम खतरे की जान टाइप हो जाएगा ना फिर वो तो वो कोई भी ऐसा झोला छाप डॉक्टर तैयार नहीं करना चाहेगा अपने देश में। और खास करके भारत जैसे देश के डॉक्टर की ख्याति तो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में भारत के डॉक्टरों की बड़ी है ना, व्यापम को छोड़ के तो बाकी के डॉक्टर जो हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए इसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होगी, ध्यान रखिए। ये बिल्कुल हार्डकोर साइंस के साथ बिल्कुल नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। जो भी होगी वो आपकी फिलोसॉफी, हिस्ट्री के बुक्स हैं, तो अकबर बिरबल वाले और वो चैप्टर हैं, उनसे कुछ हो सकता है। भगवाकरण भी वहीं संभव है, इसका भगवाकरण नहीं हो सकता, ठीक है, कि केचुआ भगवे रंग का होता है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका संभव नहीं है, यहाँ सेपरेटाइजेशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और जिस दिन हो गया उस दिन फिर किसी दूसरे देश में देख लेना, न्यूजीलैंड वगैरह में जगह फिर यहाँ मामला गड़बड़ी, फिर डॉक्टर दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद जो डॉक्टर आएंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, वो बात करने लायक भी नहीं होंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ झंझट नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई छेड़छाड़ होगी। हार्डकोर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग, इनके साथ कुछ नहीं होना जाना। केवल और केवल ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट्स के साथ संभव है, और वो होगा क्योंकि पॉलिटिक्स जब डोमिनेट करती है तो वो सब चीजें होती है। और ये सब होता है, इसका कोई वो उसका कोई ये नहीं कह सकते कि ये आए इसलिए हुआ, या ये नहीं आते तो ये नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है। उसका मूल कारण मैं आपको बता दूं कि स्कार्सिटी है, मैंने बताया संसाधन कम है।
संसाधन बहुत कम है, संसाधनों की लड़ाई है, भौतिकवाद बहुत है, उपभोक्तावाद बहुत है, मार्केट में चीजें बहुत है और मारामारी है। और जब इस तरह से चीजों की मारामारी है तो क्या होता है कि लोगों को फिर ये लगने लगता है कि हम बड़ी संख्या में हैं, हमारी संख्या है और छोटी संख्या वाले लोग जो हैं इन संसाधनों पे हाथ मार रहे हैं और इनके पास भी वही संसाधन है। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी संख्या में हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में कुछ कारें पहुंच गई है, मकान बड़े बड़े पहुंच गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि इनको वंचित किया जाए। ऐसे ही दलित लोग हैं तो उन्होंने आरक्षण के माध्यम से कुछ संसाधनों को हथिया लिया है तो हमारे लिए उपलब्धता कम हो गई है। तो ये सब चीजें मारामारी होगी, आरक्षण का विरोध, अल्पसंख्यकों का विरोध, दलितों का विरोध, ये सब होगा क्योंकि संसाधनों की मारामारी बनेगी। पहले क्या था, पहले सब बराबर सही था, ऐसा कोई खास नहीं था, सब खाना खाते थे, रोटी खाते थे तो एक जैसी खाते थे, मकान भी सबके कच्चे टूटे फूटे ही थे, वाहन के नाम पे सब सरकारी बसें और वही होती थी, उसमें हिंदू भी बैठा रहता था, मुसलमान भी बैठा रहता था, सब लोग थे। ट्रेन भी चलती थी तो ट्रेन में सब तरह के लोग बैठे रहते थे, वो कोई नहीं था। लेकिन अब रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, अच्छी अच्छी कारें मार्केट में आ रही हैं, संसाधन बहुत बढ़ रहे हैं और संसाधनों की आपाधापी में कुछ लोग पिछड़ रहे हैं और पिछड़ रहे हैं तो उनको लगता है कि हम बहुसंख्यक होकर के कैसे पिछड़ सकते हैं। तो कुल मिला के सारा झंझट जो है भौतिकवाद का है, तो उनको वंचित करने का, आर्थिक रूप से उनको वंचित करने की कोशिश की जाएगी। तो राजनीतिक रूप से वंचित किए बिना आर्थिक रूप से कैसे कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों का वोटिंग राइट छीना जाए, बहुसंख्यक लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक लोगों का वोटिंग राइट छीने। सबसे पहले तो राजनीतिक अधिकार छीने जाए, उसके बाद फिर आर्थिक रूप से वंचित किया जाए। जैसे अभी कहा जा रहा है कि हम बुलडोजर से उसका घर तोड़ेंगे, तो जो अवैध काम करेगा उसका घर तोड़ेंगे, तो संपत्ति से वंचित हो गया क्योंकि तोड़ दिया तो फिर उसके बाद फिर से बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जेल में डालेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाता है, जेल में से जमानत कराना मुश्किल हो जाता है, कोर्ट देता नहीं है, हियरिंग होती नहीं है, कोर्ट में होती नहीं है। तो कोर्ट भी चेंज हो गया है, हमारे भारत का कोर्ट भी काफी हद तक चेंज हो गया है, डेमोक्रेसी अलग अलग स्वरूप जा रहा है। सील्ड कवर एनवेलप अब कोर्ट में पहुंचने लगे हैं, तो सील्ड कवर एनवेलप का आपने पढ़ लिया हो तो पढ़ लीजिएगा। सील्ड कवर एनवेलप करके कोर्ट का दो लोगों ने मिलकर लिखा आर्टिकल, नाम भूल गया हूं मैं, द हिंदू में पढ़ लीजिएगा, सील्ड कवर करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें आर्टिकल में साफ साफ ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि अब अभी जो है चेन्नई हाई कोर्ट ने भी, जो केरला हाई कोर्ट ने भी एक फैसला दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। हालांकि न्यूज वन था, हाँ मीडिया वन, हाँ, तो वो टेलीविजन चैनल है उसके अगेंस्ट दिया था। तो सील्ड लिफाफा, सील्ड एनवेलप, तो सील्ड एनवेलप बड़ी विचित्र परंपरा है। अब ये है कि सब लोग नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर है वो, कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये घातक है। तो फंडामेंटल राइट्स में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जब आप कोर्ट में जाओगे तो दरअसल जो भी याचिका लगा रहा है कोर्ट में, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगा रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब कोई पिटीशन जा रहा है तो याचिकाकर्ता तो ये सोचता है कि उसको उसका जवाब मिलेगा कि मेरा यह आवेदन, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नमेंट से कहा कि आप बताओ, अपना जवाब दो। ये बोल रहे हैं कि हमारा अधिकार का हनन हुआ है, ये हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एक सील्ड एनवेलप डाल दिया, सील्ड कवर एनवेलप, गोंद से चिपका दिया, जवाब लिख करके गोंद से चिपका दिया और उस जवाब को केवल जज खोलेगा। और जज ने खोला जवाब को और पढ़ा, देखा, मतलब पढ़ा तो हो सकता कुछ लिखा भी ना हो तो मतलब उसको देखा और उसने, जज ने कहा कि वो जो तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक हुआ, और उसने लिफाफा बंद कर दिया। तो बोले क्या हुआ, मतलब उनने लिख के क्या दिया था वो बता सकते? बोले नहीं, वो बता नहीं सकते, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए तुम्हें नहीं बताया जा सकता। तो ये तो बड़ा अजीब ही फैसले होने लगे। अब ये ट्रेंड हो गया भारत में, ट्रेंड ही हो गया कि हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, ऐसा करके सील्ड कवर जाएगा और आपको बताया नहीं जाएगा और फैसला ये दे दिया जाएगा कि बस हो गया तुम्हारा।
जाओ सुन लिया हमने तुमने, कोई दम वाली बात नहीं, जो भी गवर्नमेंट ने तुम्हारे साथ किया वो सही है, चाहे पेगासस हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अब तो आपकी न्यायपालिका गई काम से, वहीं से तो आपको लग रहा था ना कि एक उम्मीद है। तो उन्होंने एक नया तरीका, यानी सुनवाई भी हो गई, न्यायपालिका की उपस्थिति भी हो गई, यानी डेमोक्रेसी भी जिंदा है, सारी संस्थाएं भी जिंदा हैं, काम भी कर रही हैं, सुनवाई भी हो रही है, आपकी ले भी रहे हैं बात की कि ये, और नतीजा कुछ भी नहीं है। तो जब सामने वाले को यही पता नहीं चलेगा कि मेरी एप्लीकेशन क्यों खारिज हुई, या मान लो तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी कैसे जाएगा और मुद्दा क्या बनाएगा वो। तो आपको क्या लिख के दिया भैया ये, तो ये क्या शुरुआत कर दी है, तो ये बिल्कुल अजीब शुरुआत हो गई। तो अब जब ये शुरुआत हो गई तो अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है, तो आपके हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस इसको बोला उन्होंने, सील्ड एनवेलप, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के नाम से है वो आर्टिकल। तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस तो बड़ा अजीब चीज है। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में तो आपको कारण देना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा क्यों है, कारण बताइए, फिर उसकी लैंग्वेज होगी। आप अपनी लैंग्वेज में, आपने अपने आर्टिकल में, आपने अपने भाषण में अगर ये नहीं बोला होता और इतना इस हद तक ही अगर आपका आर्टिकल होता या इस हद तक आपकी न्यूज होती तो शायद वो इससे बाहर चली जाती। लेकिन चूंकि आपने ये बोला इसलिए यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी हो गई, तो कोई एक लाइन होती है ना उसमें। लेकिन यहाँ तो वो सब चीजें होती नहीं है, क्योंकि वो तो सील्ड कवर होता है। तो राफेल वाला भी जो खरीदा था उसमें भी सील्ड कवर था, है ना। और ये जो चुनाव का जो चंदा लिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में भी सील्ड कवर है कि बोले किन किन ने सबसे ज्यादा चंदा दिया बता सकते हैं, तो उन्होंने कोर्ट को बता देंगे। तो माननीय न्यायालय आपको बताया जा सकता है, तो उन्होंने कहा लाओ चलो मुझे ही बता दो कम से कम। तो उन्होंने सील्ड कवर दिया, उन्होंने देख लिया, हाँ हाँ ठीक है, बस रख दिया। तो ये क्या है, तो कौन है, जनता को बताओ ना, जनता को नहीं बता सकते। नेशनल सिक्योरिटी तो हर चीज में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, तो ऐसे तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, तो वो गया काम से। अब चूंकि ये ट्रेंड बन गया है और ये हाई कोर्ट भी करने लगे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट भी करने लगे। हालांकि मीडिया वन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, उसके फेवर में किया और हाई कोर्ट का फैसला बदला उसने, लेकिन अधिकांश मामलों में कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक जो स्तंभ था जिससे उम्मीद थी कि वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से तो कोई उम्मीद बची नहीं थी, अब वहीं से एक उम्मीद थी, तो वहां पर उन्होंने तीसरा रास्ता निकाल लिया, वो है सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। तो उसने अपना न्यायाधीश क्षेत्राधिकारी चेंज कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई। तो बहुत मुश्किल है कि अब वो चीज आएगी। तो अब ना आए तो क्या करें, कुछ नहीं, परीक्षाएं तो होगी, सिविल सर्विसेज तो एग्जाम भी होगी, विद्यार्थी भी चयनित होंगे, लेकिन सिलेबस अभी तो यही रहेगा। मैंने अभी बताया, अभी आपका सिलेबस नहीं बदला है, इसलिए अभी यही तरीका है। तो जब तक पूरी तरह से बदल नहीं जाए, तो और हार्डकोर साइंस तो डेफिनेटली यही रहेगा, है ना, उसमें तो कुछ होना जाना नहीं है। तो कोई बहुत ज्यादा चेंज परिवर्तन जो है इस रूप में अभी आना नहीं है। थोड़ा बहुत किसी रूप में कभी आएगा, तो वो एक आध साल कभी परीक्षा होगी और उसमें प्रश्नों के स्वरूप में कभी परिवर्तन आएगा तो हम पढ़ेंगे उस हिसाब से, अदरवाइज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो हमारा सिलेबस और हमारा पढ़ने का तरीका तो वही होगा। तो आम बात ये है कि जो भौतिकवाद आया है और मैंने कहा संसाधनों की कमी है, स्कार्सिटी है, इसकी वजह से कंपटीशन है, और उस कंपटीशन की वजह से भी ये एक चीज हो रही है। तो इसमें ये है कि ये दौड़ बहुत फास्ट हो गई है, कंपटीशन बहुत तेज हो गया है, और इस कंपटीशन में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आपके घर परिवार में भी, मतलब जो ऐसे कुछ लोग जो हैं जो उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो वो जब उधर जाएंगे तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी बातचीत करने में, क्योंकि रैशनैलिटी नहीं रहेगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं रहेगा, और इंफॉर्मेशन सारी कहाँ से कैरी करेंगे वो लोग, या वो वहां से आएगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आएगी, तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। थोड़ा सा मतलब हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें स्ट्रगल हो सकते हैं, क्योंकि उधर वो विचारधारा बिल्कुल कट्टर है, उसमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है उनका कि यही है और आपके कंसेप्ट जा रहे हैं ये। तो ये डायलेमा जो है, ये डायलेमा नहीं कहूंगा मैं इसको, उन लोगों का जो विचार है वो आपके साथ वो करेगा। तो जब तक आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तब तक तो आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो उसके साथ वो नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरा, ये जो हार्डकोर साइंस है और ये है, तो इसके जो एग्जाम्पल के तौर पे जो पूछा जाता है, इसमें विचार नहीं होता है, थॉट नहीं आता है। तो ये शुद्ध रूप से झटकेदार लैंग्वेज में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा है बताओ, या ऐसा, तो एकदम ब्लंट होता है।
तो यहाँ पर जो है वो बिठाना, इसलिए मैं आपको इस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से जोड़ करके देखो, है ना। इसलिए हमेशा पूछे जाते हैं लिविंग फॉसिल्स, हमेशा क्या पूछे जाते हैं, लिविंग फॉसिल। तो एक शॉर्ट नोट लिखो लिविंग फॉसिल्स के ऊपर। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, एक फाइलम से दूसरे फाइलम को कनेक्ट करने वाले। जीवित जीवाश्म और एक जीवित जीवाश्म, कनेक्टिंग लिंक जो एक फाइलम को दूसरे फाइलम से कनेक्ट करे। दूसरा लिविंग फॉसिल को लिखो। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म वो होते हैं जो करोड़ों सालों से जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे कोई जुरासिक पीरियड में था तो उस समय में जैसा दिखता था और जैसा व्यवहार था उसका, जैसा ऑर्गेनाइजेशन था, वैसा ही आज भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो करोड़ों साल से जो बिना बदलाव के सरवाइव कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पे जो है वो फिट है, ठीक है। तो फिट है इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं, सर्वोच्च तरीके से फिट है, एकदम सुप्रीमली फिट है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं ना हम लोग। और लास्ट में नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उनका सिलेक्शन किया, वर्ण किया जिंदा रहने के लिए, तो उनको कहा जाता है लिविंग फॉसिल्स। तो उनकी लिस्ट बनाई है। तो आज जर्मिनल लेयर्स वाला होमवर्क हो गया, सिलोम वाला होमवर्क हो गया, मेटामेरिज्म क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी किसको कहते हैं वो हो गया, ठीक है। और ये लिविंग फॉसिल वाला हो गया, है ना। और हेल्मिन्स एंड डिजीज, हेल्मिन्स एंड डिजीज ये होमवर्क करिए। इसमें दोनों तरह के हेल्मिन, प्लेटो हेल्मिन्स, प्लेटी हेल्मिन्स एंड निमेटो हेल्मिन्स, फ्लैट वॉर्म्स भी और राउंड वॉर्म्स भी, चपटे क्रमी भी और गोल क्रमी भी। तो खास करके चपटे क्रमियों में आता है टेपवर्म, टीनिया सोलियम वाला, टीनिया सोलियम टेपवर्म, जो सुअर के कच्चे मांस से होता है। और टीनिया सेजिनेटा बीफ टेपवर्म कहलाता है, गाय के मांस में होता है बीफ टेपवर्म। जो बीफ खाते हैं उनमें टीनिया सेजिनेटा होता है। बीमारी का नाम है टीनियसिस, टीनियसिस। और सिस्टिक सर्कस लार्वा ब्रेन तक पहुंच जाता है बॉडी में, तो उसको बोलते हैं सिस्टिक सर्कोसिस। एक बीमारी का नाम है सिस्टिक सर्कोसिस। तो टीनिया सोलियम का लार्वा है सिस्टिक सर्कस लार्वा, और वो पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक सर्कोसिस। तो ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्लेटी हेल्मिन्थिस में होता है ब्लड फ्लूक, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ब्लड फ्लूक। तो लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लूक वगैरह आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे एनिमेशन में या कहीं वीडियो में अच्छे आपको मिल जाएंगे, तो जाकर के सुनिए आज ब्लड फ्लूक के बारे में। शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। लिवर फ्लूक, फेसियोला हिपेटिका, भेड़ में होता है फेसियोला हिपेटिका। शिप का लिवर खा जाता है, ये खराब कर देता है पूरा। तो इसको वहां समझने की कोशिश कीजिए। फिर निमेटो हेल्मिन्थिस में आ जाइए। बीमारी का नाम एस्केरियसिस, राउंड वर्म से होती है, एस्केरियसिस को बोलते हैं एस्केरियसिस। एलिफेंटियसिस, एलिफेंटियसिस हाथी पांव की बीमारी। इसी को एक और नाम दिया जाता है एलिफेंटियसिस को, बताओ। वुचेरिया बैंक्रप्टाई से होता है, तो एक और क्या नाम? फाइलेरियसिस। फाइलेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कई जिलों में बहुत ज्यादा फाइलेरिया है। फाइलेरिया मतलब हाथी पांव की बीमारी। देखा होगा आपने ऐसा व्यक्ति कोई? हाँ, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो ये जब इंसेक्ट्स के बारे में कल मैं आपको बताऊंगा होमवर्क, तब उसमें ये भी रहेगा। इंसेक्ट्स एज ए वेक्टर्स, इंसेक्ट वाहक के रूप में कैसे होते हैं।
ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। फिर आइए ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस पिनवर्म होता है, पिनवर्म। नहीं सॉरी, वो एंटेरोबियस है, पिनवर्म जो है एंटेरोबियस है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस अलग है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। और एक और लिखिएगा नारुआ रोग बताया था ना, नारुआ कौन सा था उसका, यही था, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस था, है ना। तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस को नारुआ रोग लिख लेना, ठीक है। ऐसे आपको डिजीज लिखनी है। तो हेलमिन्स एंड डिजीज आप लिखोगे तो यूट्यूब उस पर इमेजेस में आ जाएंगे, बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे, पिक्चर आ जाएंगे, तो उनमें से आप निकाल लीजिए। तो आपको हेलमिन्स एंड डिजीज, और अलग अलग करना है तो निमेटोड एंड डिजीज एंड प्लेटीहेलमिन्स एंड डिजीज, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आज का होमवर्क पर्याप्त है। हाँ, मानव रोगों का एक कारण और ये भी है, और ये जब हम हाइजेनिक नहीं रहते, सैनिटरी हैबिट ठीक नहीं रखते, हाथ ठीक से नहीं धोते, और जहाँ कहीं हम लोग हाथ लगाते हैं कपड़ों पे, रेलिंग पे, बाहर जाते हैं, तो हाथ बराबर धो के फिर खाना खाना चाहिए। मार्केट से लेके कुछ भी खाते हैं तो पका हुआ चीज़ खानी चाहिए, गर्म चीज़ खानी चाहिए, उसमें संभावना कम होती है। ठंडी चीज़ें जो हम खाते हैं, कच्ची चीज़ें जो खाते हैं, उनमें ये सब कीड़े के इनके अंडे हमारे शरीर में पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। बाहर का पानी, खुला पानी नहीं पीना चाहिए, सेफ वाटर होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए। घर का उबला हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर जो खुले में इधर उधर मटके में और पानी होता है तो बहुत सारे कीड़े, तो हर तीसरे व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं भारत में, दुनिया के बहुत सारे देशों में, लेकिन भारत में ज़्यादा है क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, साफ पानी नहीं है, ठीक है ना। तो कई देशों में पानी का, अब ये जल जीवन मिशन आ रहा है तो इससे काफ़ी फर्क पड़ना चाहिए। और उड़ीसा में उन्होंने शुरू किया, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने योजना, तो उसको नोट करिए, बहुत काम किए, उससे ये सब डिजीज कम हो जाएगी। ये जो हेलमिन्स की डिजीज होती है ये एकदम ऐसे आपको बीमार नहीं करती कि आपको बिस्तर पे पटक देती है, बल्कि प्रोडक्टिविटी कम कर देती है। आपका मन नहीं लगता किसी भी चीज में, पेट फुला फुला सा रहता है, भूख नहीं लगती, और नींद ठीक से नहीं आती, खाना ठीक से नहीं पचता, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, दिमाग कम चलता है। तो ये अगर देश के 33% लोगों में यदि है तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ सकता है? तो ये जीडीपी बढ़ाने के लिए भी हेल्दी होना जरूरी है लोगों का, और तो इसलिए आदमी को स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। कई लोगों का पेट बहुत बड़ा होता है, कहते हैं एक ही रोटी खाता हूं मैं भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं केवल एक रोटी खाता हूँ, लेकिन पेट तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, तो 2-3 किलो कीड़े लेके घूम रहे हो। बहुत बड़े बड़े कीड़े होते हैं, 1-1 फीट 1.5 फीट के कीड़े होते हैं अंदर, डॉक्टर निकालते हैं ऑपरेशन करके, तो पूरे 1-1, 2-2, 3-3 किलो कीड़े निकलते हैं अंदर से। तो वो इसी से तैयार होते हैं, क्योंकि आप खाते हो तब तो बारीक अंडा होता है ना, वो तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, लेकिन जब वो अंडा अंदर जाता है, हैचिंग करता है, और अंदर से जब लार्वा बाहर आता है, वो जब कुतरना शुरू करता है इंटेस्टाइन को, तो फिर उसकी साइज बढ़ती जाती है, तो कई गुना 1 साल 2 साल में बहुत बड़ा हो जाता है। और इन्फेक्शन तो री इन्फेक्शन होता रहता है, क्योंकि आदतें तो खराब है, आदत खराब है। आप बाहर पानी पूरी खाते हो तो पानी पूरी वाला हाथ साफ नहीं करता, और वो पानी पूरी आपको खिलाता है तो आपको अंडे देता है बहुत सारे उसमें, तो सावधानी रखिए। तो बाहर अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं आप लोग, बहुत सारी बीमारियों से बस। बीमारियां ऐसी है कि आपका वो कहाँ बीमार है, हम स्वस्थ हैं, हमने तो कभी बिस्तर नहीं पकड़ा, लेकिन तुम काम के भी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, ठीक से भूख नहीं लगती, तुम्हें स्वस्थ महसूस नहीं होता, चक्कर से आते रहते हैं, उल्टी सा लगता रहता है, परेशान रहते हो,
मन नहीं लगता, बेचैनी, तो ये क्या है? ये भी तो कोई स्वस्थ होने की निशानी नहीं है। परफेक्ट लगना चाहिए, आदमी को परफेक्ट लगना चाहिए, सही दिखना चाहिए, सही सुनने को आना चाहिए, दिमाग ठीक चलना चाहिए, ठीक है? तो आदमी परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट मैन, ठीक है? चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का संदेश समझ में आया हो। शांति पाठ।